उनकी जन स्वराज पार्टी है। दूसरा किरदार लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं। अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और तीसरा किरदार है हैदराबाद वाले भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। आपको इन तीनों किरदार के बारे में एक एक करके बताऊंगी, समझाऊंगी कि ये तीनों किरदार किस किस का और कहां कहां बंटाधार करने वाले हैं। प्रशांत किशोर किसे अशांत करेंगे, तेज प्रताप यादव वोट बैंक में कहां सेंध लगाएंगे, राहुल तेजस्वी को ओवैसी कितना नुकसान लगा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दूं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी एलजेपी रामविलास को मनाने में जुटी है। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान से मुलाकात की। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। दरअसल चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 35 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बीजेपी 22 से 25 सीट ही देना चाहती है। सीट शेयरिंग को लेकर धर्मेंद्र प्रधान पहले जेडीयू लीडर ललन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद उनकी मुलाकात आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा से भी हो चुकी है। एचएम के जीतन राम मांझी से भी 1-to-1 की मीटिंग हुई है। अब चिराग पासवान से मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सामने आ जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा? कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। हम प्रगति करते हैं, वो प्रोपगंडा करता है। यही तो अंतर है। हम सुशासन की बात करते हैं, वो दुशासन के रूप में कुशासन की बात करेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष में तो ये चलते रहेगा। बीजेपी कह रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। खैर, मीटिंग के बाद जो बातें सामने आएंगी वो आपको अपडेट के तौर पर मैं देती रहूंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी बिहार के उन 3 किरदारों की। तो बात प्रशांत किशोर की करते हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर जो अब तक दूसरों को चुनाव लड़वाते थे, दूसरों को चुनाव जिताने का दावा करते थे, अब वो खुद चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वो सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसकी पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को आ जाएगी। यानी कि अब से ठीक 48 घंटे के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि प्रशांत किशोर कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और अपनी पार्टी से किसे किसे मैदान में उतारने वाले हैं। बिहार का चुनाव बाकी राज्यों के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। यहां पर जातीय समीकरण चलता है। कौन किस जाति का है उस पर वोट डाले जाते हैं और जातीय समीकरण को देखकर ही टिकट बांटे जाते हैं। प्रशांत किशोर अब तक दूसरे दलों के नेताओं को इन समीकरणों का डेटा तैयार कर उनके कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर उनके चुनाव की रणनीति बनाते आए हैं। अब जब वो खुद मैदान में हैं तो सवाल उठना लाजिम है कि उनका वोट बैंक क्या है, कैसे वो बिहार में किंग या किंग मेकर बनेंगे। तो अब वो आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर ने इसका हिसाब भी जोड़ दिया है। प्रशांत किशोर 48% वोट का दावा कर रहे हैं। उनका वोट मैथमेटिक्स क्या है वो भी अब आपको समझा देती हूं। वो जो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए को जोड़कर कुल 72% वोट आए हैं। यानी कि 28% जो वोट दोनों महागठबंधन को नहीं मिला वो वोट प्रशांत किशोर को मिल जाएगा, यानी कि जन स्वराज पार्टी को मिल जाएगा। मतलब ओवैसी जैसी पार्टियों को कोई वोट नहीं देगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 72% अगर महागठबंधन और एनडीए को मिल गया तो 28% बचा हुआ वोट सीधा सीधा जन स्वराज के खाते में चला जाएगा। और इसके अलावा वो बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी में 5-5% वोट में सेंध लगाने का दावा कर रहे हैं। यानी इसका कुल जोड़ आप देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि 10% महागठबंधन से, 10% एनडीए से अगर वो और वोट चुरा लेते हैं तो आंकड़ा 20% का हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर 48% वोट प्रशांत किशोर अपने खाते में जोड़ लेंगे। ये है प्रशांत किशोर की वोट मैथमेटिक्स। पिछली बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है। जो ये कह रहे हैं कि जगह नहीं है, तीसरे का विकल्प का जगह कहाँ है, तो आप समझिए कि पहले तो भाई दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है। मतलब 28% लोगों ने तो पहले से ही इनको नकारा हुआ है। तो उस 28% का एक बड़ा वर्ग जो है वो जन स्वराज को वोट करेगा। और दूसरा, मेरा जो सबसे बड़ा आलोचक है
आपकी गणना को ही मान लें कि भैया दोनों का वोट थोड़ा थोड़ा काटेगा। अगर दोनों दल का 10-10% भी नुकसान हुआ तो उसमें जोड़ दो भैया 28% और 10-10% दोनों का काट दीजिए, कहानी खत्म। तो लोगों को चुनाव करना है, लोगों ने तय कर लिया बदलाव करना है, तो भैया भाजपा एनडीए तो गई। अब उनको चुनना है कि या तो 15 साल की जंगल राज की व्यवस्था को वापस लाना है, आकि नई व्यवस्था जनसुराज को बनाना है। निर्णय जनता को करना है। तो अदर्स के खाते में कुछ नहीं जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रशांत किशोर ले चले जाएंगे। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर क्यों गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इसकी एक वजह आपके सामने रख देती हूँ। क्योंकि वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, हर किसी की रणनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि वो बीजेपी के लिए वो काम कर चुके हैं, जेडीयू के तो उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 में बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर वो सरकार बनवाने में नीतीश की मदद कर चुके हैं, कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। मंझे हुए रणनीतिकार रहे हैं, चुनाव के हर पैतरे को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि कमजोरी क्या है, वो ये भी जानते हैं कि ताकत क्या है। अब देखिए, करप्शन, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं और वो ये जानते हैं कि ये भाई भतीजावाद तो चल रहा है। आरजेडी में जितना इन मुद्दों को उठाएंगे उतना अपने फेवर में वोट जोड़ते चले जाएंगे। तो ये वो मुद्दे हैं जो बिहार चुनाव में वो जमकर उठा रहे हैं। करप्शन की बात है, बेरोजगारी की बात है, शिक्षा की बात है, पलायन की बात है और भाई भतीजावाद की बात है। प्रशांत किशोर को चुनाव लड़वाने का तो बड़ा अनुभव है, मतलब कि वो एक अच्छे कोच रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो अच्छा डायरेक्टर हो वो अच्छा एक्टर भी साबित हो, अच्छा कोच एक अच्छा खिलाड़ी भी रहा हो, जैसे कि अक्सर हम क्रिकेट में और बाकी दूसरे खेलों में देखते हैं। चुनावी पिच पर प्रशांत किशोर के अब कोच की भूमिका में नहीं बल्कि एक प्लेयर की भूमिका में हैं। उन्हें प्लेयर की तरह परफॉर्म करना होगा, जातीय आधार समझना होगा। जब उनसे जातीय समीकरण के बारे में पूछा गया तो प्रशांत किशोर ने इसे भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि वैसे हिंदू जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और 20% मुसलमान, उनका जातीय समीकरण का आधार है। आपको लग रहा है कि भैया ये कैसे होगा? हमको दिख रहा है कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने समीकरण दिया है कि जो आधे हिंदू भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ वोट कर रहे हैं, उन आधे हिंदुओं के साथ 20% जो मुसलमान हैं, उनका जो समीकरण है, सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ है, वही जनसुराज का आधार है। आइए बिहार के गेम की दूसरे किरदार की बात करते हैं, यानी ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव का ऐलान होने से पहले तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी। सीमांचल के बाद ओवैसी की नजर अब मिथिलांचल पर है। ओवैसी मिथिलांचल में इस बार अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। ओवैसी ने कल मिथिलांचल में रैली की, आज गया जी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने तेजस्वी के साथ ही नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी पर भी तगड़ा अटैक किया, दोनों को जालिम कहा। ओवैसी ने मुसलमानों से अपना नेता चुनने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि इन दलों ने हमारी कुर्बानियों और लाशों पर अपना महल खड़ा किया, आखिर मुसलमान कब तक इन जालिमों का बोझ अपने कंधों पर ढोएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 32 उम्मीदवार उतारे थे। इसमें सीमांचल में 5 सीटों पर एआईएमआईएम की पतंग उड़ने में कामयाब रही थी। उनके 5 कैंडिडेट विधायक बन गए। इस बार ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की। लालू यादव को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन महागठबंधन ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद ओवैसी अकेले दम पर चुनावी रण में उतर गए। ओवैसी इस बार सीमांचल में तो पूरे दमखम के साथ उतरेंगे ही, उन्होंने मिथिलांचल में भी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दरभंगा सीट, जाले और केवटी के अलावा मधुबनी की 20वीं सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलने के बाद ओवैसी के निशाने पर सबसे अधिक तेजस्वी यादव है। अभी ओवैसी बिहार के 3 दिन के दौरे पर हैं। वो अपनी हर रैली में सबसे तीखा हमला तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं। किशनगंज के बहादुरगंज में ओवैसी ने तेजस्वी यादव की तुलना शैतान से की थी। दरभंगा के जाले की रैली में कहा कि तेजस्वी अहंकार में चूर हैं, तेजस्वी को नादान बताया। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी को नहीं पता कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, अरे भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। अख्तर उल ईमान साहब ने एक खत लिख दिया लालू जी को,
और कहा कि हमसे मिलिए, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोकेंगे, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे, मोदी अमित शाह को रोकेंगे। फिर उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि पिताजी को लेटर आया होगा, मुझे नहीं। हमने कहा अख्तर भाई इनको भी लेटर लिख दीजिए। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी, तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको